नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में। आज हमारे साथ एक खास कवि हैं जो बहुत युवा हैं, लेकिन हिंदी में जो इन्होंने स्थान बनाया है, सोशल मीडिया में जिस तरह से ये सनसनी और सेंसेशन बने हुए हैं, शुभम श्याम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभम। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। शुभम जो हैं वो बिहार से हैं, छपरा के युवा हैं, लेकिन हिंदी कविता का चेहरा बने हैं। इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग करते करते दिल जो है वो हिंदी की तरफ आ गया और आज ये हालत है कि शुभम का अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़प्पन है आपका। शुभम, इंजीनियरिंग से आप कविता की तरफ कैसे मुड़ गए? नहीं, इंजीनियरिंग से कविता की तरफ नहीं मुड़ा मैं। कविता थी, इंजीनियरिंग था। एक समय ऐसा हुआ जब चुनना था तो हमने कविताएं चुन ली, कविता चुन ली। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में कि रामधारी सिंह दिनकर से आप बहुत प्रेरित हैं। जी। और अच्छी बात यह है कि शुभम जैसे युवा कवियों की कलम में, उनकी वाणी में, उनके साहित्य में वो पुट मिलता है, वो झलक देखने को मिलती है। जब कविताएं सुनते तो ऐसा लगता है कि शुभम की है, ऐसा तो नहीं पुरानी रामधारी दिनकर जी की कविता कोई सुना रहे हो। तो वो जो शब्दों का विन्यास है, वो जो साहित्य का रंग है, वो उसमें टच दिखता है। वो मतलब आप जिससे मुतासिर होते हैं, जिससे आप आकर्षित होते हैं, या जिसके काम को आप पढ़ पढ़ के बड़े हो रहे होते हैं। स्कूल में पहली बार वो श्री कृष्ण की चेतावनी पढ़ी थी और उसको होता है ना कि ओज आवाज़ में बोलने की एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मज़ा आ रहा है वर्षों तक मन में घूम घूम। और उसके बाद बड़े हुए तो किताबें खरीदी, उर्वशी पढ़ी, कर्ण पे जो लिखी है उन्होंने रश्मि रथी वो पढ़ी। और उसके बाद हमारे दोस्त हैं एक, उनके साथ हम बैठ के ऐसे एक किताब खोल लेते दोनों और हम पूरी किताब एक बैठक में 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट करते हो। तो ये जो मंत्रोच्चारण की जैसा पढ़ते हैं ना वो, तो मज़ा आता है। तो वहाँ से आप ऑब्वियसली आप किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो उसकी झलक आप में, मतलब आपके काम में उसकी झलक दिखने लगती है। आपकी तो वैसे बहुत सारी कविताएं फेमस हैं, पर हर संकट का हल होना होगा, गिर जाना मेरा अंत नहीं, ना नर में कोई राम बचा। कहाँ से शुरुआत आप करेंगे? दर्शकों को पहली कविता कौन सी सुना रहे हैं? कुछ वो आज नहीं तो कल होगा जी, शुरू सुनाता हूँ मैं आपको। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की थक के टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। वाह, क्या बात। आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। ये बड़ी यंग एज में इतनी गंभीर बातें लिखना सीख गए या वो चीज़ें छिपा रखी हैं, किसी खास के लिए लिख रखी हैं और वहाँ भेज दी जाती हैं, और जो आपके चाहने वाले हैं वो बस शुभम का ये वाला रूप देखते हैं? नहीं, मतलब वो भी है, वो भी डालते हैं, वो भी लिखते रहते हैं। बट होता है ना, जो गुलजार साहब ने कहा था ना, वो खुशी फुलझड़ी की तरह गायब हो जाती है, दुख का खंड दिए की तरह जलते रहता है। तो जनरली आप भावुक होते हैं और जब कमज़ोर होते हो तब कविताएं ईमानदारी से लिखी जाती है। वैसे भी फन वाले भी चीज़ लिखे कि ये 4 लाइनें हैं, संभालिएगा कि इश्क में हारे मगर इतने भी हारे थे नहीं, इश्क में हारे मगर इतने भी हारे थे नहीं, वो हमारे जान से ज़्यादा तो प्यारे थे नहीं, इश्क में हारे मगर इतने भी हारे थे नहीं, वो हमारे जान से ज़्यादा तो प्यारे थे नहीं, दुश्मनों से थी हमें उम्मीद धोखे की मगर यार के धोखे सिलेबस में हमारे थे नहीं। बहुत बढ़िया। और शुभम, मैं देखता हूँ कि जब आप कविता लिखते हैं या जो आपकी कविता का एक टेक्सचर है, जो कविता का आपका एक स्वरूप है, वो बहुत हद तक संघर्ष, प्रेरणा इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या ये आपके सामाजिक परिवेश का असर रहा, क्यों रहा कि ये रंग जो कविता में आपका मुख्यतः दिख रहा है? बिल्कुल, कि फर्स्ट जनरेशन लोग हैं जो कुछ करने निकले हैं घर से, माँ बाप की ज़िंदगी होता है ना। पापा जी एक बात बोलते हैं मेरे अक्सर कि बेटा हैंड टू माउथ सिचुएशन है, संभाल के। पापा काफ़ी नाराज़ थे जब इंजीनियरिंग छोड़ के कि अभी नौकरी नहीं करनी, मुझे पोइट्री करने मुंबई जाना है। तो उसके बाद पापा नाराज़ हुए और फिर एक दिन हुआ उनका कि जाओ, अब जब सोच लिया है तो क्यों घर पे बैठे हो। बॉम्बे चले गए तो एक बड़े डायरेक्टर साहब से मिलने का मौका हुआ और उन्होंने मेरी कहानियाँ सुनी, कविताएं सुनी। अब कॉलेज के दिनों में आप स्क्रीन प्ले नहीं लिखते हैं, स्क्रीन प्ले तो आप फिल्मों में लिखेंगे ना, तो स्क्रीन प्ले लिखने की प्रैक्टिस थी नहीं। उन्होंने
साहब ने कहा कि लिख के लेके आओ। हम जो लिख के लेके गए थे वो उनके मापदंडों के हिसाब से अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि बहुत बेकार है, उन्होंने ये भी कहा कि लौट जाओ, नौकरी करो, 5-10 साल दुनिया देखो, लौट के आओ, फिर हो सकता है कि हम साथ में काम करें। एंड मेरा लगा कि एक दिन खिचड़ी में ज़्यादा नमक डाल दिया, इसका क्या मतलब, मैं अगले दिन से किचन में नहीं घुस सकता, ये तो गलत बात है। फिर वहाँ पे लिखी थी, उनके घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था, ये 23 जुलाई 2017 की बात है, मुंबई की भरी दोपहरी में। तो कविता वहीं से निकली। 2 प्रतिबिंब है, एक चिड़िया है जो चोंच में तिनका लेके उड़ने की कोशिश कर रही है, और एक योद्धा है जो युद्ध में मतलब एकदम पिट चुका है, जमीन पे पड़ा हुआ है। परवाज़ मतलब होती है फिर से उड़ने की शक्ति, और पर यहाँ पे पंख के लिए इस्तेमाल किया है कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, जो चोंच में तिनका डाले डाली पर 2 आंखें तकती हैं, वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही हैं तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही हैं दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया, पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वाह, गिर जाना मेरा अंत नहीं, ये जो लाइन है ये अपने आप में इतनी मोटिवेशनल है कि पूरी कविता ये लाइन ही है। और शुभम, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जॉब छोड़ करके आप आ तो गए इस फील्ड में, लेकिन क्या, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे युवा पोइट हैं जो इसी कश्मकश में है जिसमें से आप गुजरे हैं, तो ज़रा उन्हें ये बताइए कि क्या वाकई में सोशल मीडिया के दौर में आप इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं कि अभी एक बडिंग पोइट जो है वो अपनी ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें पूरा कर सकता है? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? तो बॉम्बे जाने के बाद 4-5 महीने में मुझे ये लग गया कि सिर्फ कविताएं बहुत संघर्ष प्रदान करेंगी और खाली पेट कविता नहीं होती। 3-4 महीने के बाद मैंने सोचा कि यदि एक नौकरी रहेगी, यदि कुछ काम करता रहूँगा मैं, तो कविताओं के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी नहीं होगी। और होता है ना कि बगीचे के नन्हे पौधे के ऊपर फल देने की जिम्मेदारी नहीं ला दे तो पौधा जवान हो सकता है। तो मेरा ये है, अपना व्यक्तिगत मत है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं गणित का टीचर हूँ, बॉम्बे में पढ़ाता हूँ, और पिताजी को जब ये चीज़ पता चली तो वो भी आश्वस्त हो गए। यदि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी इकॉनमी संभाल लेते, या तो कविताएं से आ रही तो कविताएं से लीजिए, आपको दिख जाएगा ना आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 महीने का लंबा फेज़ नहीं होता है। यदि नहीं आ रहा है तो कुछ इंतज़ाम कीजिए। ये देश को उस स्तर तक जाने में भी टाइम लगेगा जहाँ सिर्फ कविताओं से पैसे। एक बहुत आपकी कविता मकबूल हुई है, ना नर में कोई राम बचा, ना नारी में कोई सीता है। ये सीधा सीधा आघात भी कह सकते हैं, सीधा सीधा आईना दिखाना भी है समाज को। वो कविता ज़रूर सुनाइए प्लीज़। मतलब होता है ना, हमने चीज़ों के परंपराओं को जिंदा रखा, उनकी भावनाओं को नहीं जिंदा रखा। समाज में हर नुक्कड़ पे राम के नारे लग रहे हैं, और अच्छी बात है, लग रहे हैं तो ईश्वर के करीब पहुंचना दुनिया की सबसे खूबसूरत बात हो सकती है। बट उसमें ना बड़ा विवादास्पद है ये मसला छूना, वैसे कि इन नारों में अहंकार है, क्रोध है, आस्था नहीं है। ऐसे नारों से श्री राम का कोई वास्ता नहीं है। कि करुणा की, हमने हिंदुस्तान अपने सनातन के सबसे करुणामय ईश्वर के नाम का अहंकार भर लिया अपने अंदर। तो यहीं से व्यंग शुरू हुआ था। मेरी दादी बहुत आस्तिक औरत थी, मतलब वो दिन के पहला निवाला 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे शाम को लेती थी। वो दिन भर भजन करती थी, तो उनसे सात्विकता आई। तो वहाँ से ये व्यंग जैसा कुछ लिखना था कि हम राम का नाम लगा रहे हैं, हम अपने आप में कितना राम स्थापित कर रहे हैं। तो वहीं से शुरू हुई थी कि न नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। न नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है। न श्री कृष्ण सा धर्म का किसी में ज्ञान बचा है। न श्री कृष्ण सा धर्म का किसी में ज्ञान बचा है। न हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा है। न गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, न नानक जी सा परम त्याग। न गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, न नानक जी सा परम त्याग। बस नाच रही है नर के अंदर प्रतिशोध की कुटिल आग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसकी धूनी में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। वाह, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। शुभम, एक चीज़ और है कि हिंदी की कविता ही क्यों? क्योंकि कविता में अगर आप जाते, जैसे प्रोफेशनली अगर आप जाते तो गीत लिखते, गज़लें लिखते, फिल्मों में शायरियाँ आपकी किसी सेलेक्ट होती, तो वो एक ज़्यादा आसान रास्ता था। ये आप सब जानते हैं कि हिंदी में
जगह बना पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि हिंदी की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितनी चालू भाषा की, आम भाषा की है। आजकल तो लोग गालियां बक करके फेमस हो जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो ये कठिन रास्ता क्यों चुन लिया शो? एक तो पहले गालियों पे जावेद अख्तर साहब का बहुत प्यारा है कि उन खानों में जिसमें मसाले कम रहते हैं या जिसमें स्वाद कम रहता है, लोग मिर्ची और नमक अलग से लेके बैठते हैं खाने का। तो गालियाँ किसी भी भाषा का, वो मिर्ची है और नमक है। तो आपकी यदि भाषा स्वतः इतनी खूबसूरत है तो आपको गालियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी रही बात कि आप मतलब इतना क्लिष्ट हिंदी कैसे है या इतनी शुद्ध हिंदी क्यों चुना आपने? मैंने नहीं चुना, यही आता है मुझे। अलग से कोई चेष्टा नहीं करी, कोई कोशिश नहीं करी। घर पे इसी बात में बात होती। भोजपुरी मदर टंग है और उसके अलावा जो हम कभी बाहर निकलते, दरवाजे के बाहर निकलते ही हम हिंदी में हो जाते हैं। मुझको ऐसा जीवन देना, एक उम्मीद आपने, एक कहते ना ख्वाहिश जताई है, वो ज़रा ख्वाहिश हमारे दर्शकों को भी बताइए कि कैसा जीवन चाहते हैं शो। या तो हम भविष्य की प्लानिंग में जी रहे होते हैं, अतीत के गिल्ट में। तो ये पूरी कविता बस वही थी, बहुत परेशान था। मेरी सारी कविताएं वही उसी मोड़ से निकली है ना। एक है कि जब मैं बहुत खुश रहता हूँ तो कविताएं नहीं आती हैं, तो भगवान को लगता है यार इसके लिए तो इसको नहीं भेजा। तो वो बहुत दुख भेजते हैं, और जब वो दुख भेजते हैं तो धीरे से कान में शायद ये भी कह देते हैं कंटेंट है, लिख ले। तो अपन लिख लेते। तो ये उसी कमज़ोर क्षण की कविता है कि ना आगे का कुछ सोच सकूँ, ना पीछे का कुछ याद रहे। ना आगे का कुछ सोच सकूँ, ना पीछे का कुछ याद रहे, बस आज को जी भर जी पाऊँ, मुझको ऐसा जीवन देना। कुछ गलतियां हुई अतीत में, उसका मलाल दिल में अब तक। कुछ गलतियां हुई अतीत में, उसका मलाल दिल में अब तक। क्या खोया है उस गलती से, उसका ख्याल दिल में अब तक। इतिहास भरा है जीवन का हर रोज मुकरते सपनों से। इतिहास भरा है जीवन का हर रोज मुकरते सपनों से। हर रोज टूट कर बिखर गए जो धोखे खाए अपनों से। उन अपनों से जिनको जीवन का पाई पाई दे डाला हो। उन अपनों से जिनको जीवन का पाई पाई दे डाला हो। जिनकी खुशियों के खातिर जिनके हर गम को संभाला हो। न याद रहे गुजरा हो कल, न याद रहे बिखरा हो पल। उन लम्हों को बस भूल पाऊँ, मुझको ऐसा जीवन देना। ना आगे का कुछ सोच सकूँ, ना पीछे का कुछ याद रहे। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक दर्शन भी है दरअसल कि आप आज में जी लीजिए तो सब कुछ आपका ठीक है। एक बड़ी मौजू कविता आपकी बड़ी चर्चा में आई है, जो बंगाल रेप हुआ था उसके बाद उस कविता को आपने लिखा और सिस्टम को भी आईना बताया था। वो ज़रा कविता हमारे दर्शकों को सुनाइए। नहीं, मतलब सिर्फ बंगाल के बाद नहीं लिखी थी, मतलब होता ना कि अपवाद है बंगाल का कि ये मीडिया के पास पहुंचा या देश की जनता भावुक हुई उससे जुड़ के। वरना यदि हम आंकड़े देखें तो हर ऑलमोस्ट वो हो रहा है। वो हर रोज का मतलब ऐसा कटु सत्य बन गया है कि जिससे ना इनकार करते बनता है, ना एक्सेप्ट करते बनता है। तो लिखी थी बहुत पहले की ये कविता थी कि बेटियों को बेटियां बनना सिखाया देखिए। बेटियों को बेटियां बनना सिखाया देखिए। बेटियों के सर के ऊपर डर का साया देखिए। देखिए पर्दों में बुरकों में सिमटती जात को। देखिए इंसानियत के धस चुकी औकात को। सांप से डर के सिमट के घर में बैठा कौन है? सांप से डर के सिमट के घर में बैठा कौन है? और घर की द्रौपदी पर क्यों सभासद मौन है? महलों में कौरव के हाथों द्रौपदी निर्वस्त्र है। महलों में कौरव के हाथों द्रौपदी निर्वस्त्र हैं। जंगलों में रावणों के हाथों सीता त्रस्त हैं। साधुओं के झोपड़ी पर इंद्र की वहसी नजर। और फिर शापित अहिल्या ही बनी पत्थर मगर। तुमको है उम्मीद ये दुनिया बराबर प्यार देगी। तुमको है उम्मीद ये दुनिया बराबर प्यार देगी। लड़के ना छीनो तो वाजिब हक देखी अधिकार देगी। तुम करो कोशिश तो शायद बदले जीवन का सितारा। कृष्ण होंगे पर महाभारत ये पांचाली तुम्हारा। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस उम्र में उस पहलू को छूते हैं जिसमें लोग बहुत रिटायरमेंट की एज में आकर के लिखते हैं। तो ये जो भावनात्मक, ये तो आपने जो बुजुर्ग साबित किया ना ये मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ये कहा जाता है कि बड़े अनुभवों के बाद आती है। जैसा आपने कहा कि आप दर्द के शायर हैं, वेदना के कवि हो गए हैं। तो मुझे बताइए कि लड़कों में ये रंग सूट करता है क्या? लड़कों को भावुक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शोम श्याम क्या सोचते हैं? मैं 10 साल के आसपास का रहूँगा जब घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया। और मैं बहुत रोता था। और रोते हुए लड़कों को समाज बड़ा हीन भावना से देखता है। घर में दादियों से लेके स्कूल के टीचर्स तक, दोस्त तक, सब यही कहते हैं यार लड़के नहीं रोते। अब देखिए 11 साल का बच्चा वो खूब रोता है, उसको रोना आता है। मतलब इतना मैं रोया कि तुम घर से दूर हुआ उस उम्र में, तो मैंने तकिया खराब हो गया मेरा रोते रोते। पता नहीं कि मेरे दर्द की दास्तान मेरे तकिए को पता है, किसी बड़े शायर ने कहा ये बात। हॉस्टल में जब लड़कों को पता चला ना कि मेरा तकिया रोने के कारण खराब हो गया, तो बहुत
बहुत सारे नाम बुलाए गए भोजपुरी में ऐसे, और बहुत हीन भावना आने लगती थी खुद के अंदर से कि लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं और मुझे रोना आ रहा है। वो तो कॉलेज पहुंचा और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था, तो वहाँ पे उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा था 1911 में जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कि बाबा आप इतना प्यारा लिख कैसे लेते हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि पुरुष इतना प्यारा नहीं लिख सकता है, मेरे अंदर एक स्त्री रहती है, उसके भाव कमज़ोर पड़ते हैं, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, जब मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं तब मैं कविता कर लेता। तो फिर लगा कि नहीं, तो वहाँ पे वो 6 लाइन की कविता है, बहुत मार्मिक क्षण में लिखी गई थी कि जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई न हो, जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई न हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो, जब लब कहने को आतुर हो और सुनने वाला कोई न हो, तब मन की पीड़ा आंखों से राहों से बाहर चलती है, तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है, मैं हल्का होते रहता हूँ और दुनिया कायर कहती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब एक पापा के संघर्ष पर भी आपने कविता लिखी है, मुझे लगता है वो भी आपने अपने जीवन से ही कहीं ना कहीं सीख ली है और उनके संघर्ष का परिणाम अपने आप को, अपनी सफलता को आप करार दे रहे हैं। मतलब माँ बाप होता ना, ये वो दौर है जब माँ लाइफ माँ रूल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग को सोच लग रहा है कि वो बहुत आज़ाद हैं और आज़ादी की पहली मतलब होता है ना, पहली सीमा ये रखी गई है कि अब आप अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम एक मकड़ी के जाले में जीते हैं, हमारे रिश्ते वो जाले हैं, आप उसमें उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि कहीं से गिरेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, नहीं गिरेंगे। तो आप यदि उस एक धागे को खींचते हैं तो पूरा जाला खींचता है, सब आपके साथ खींचते हैं। तो मैं तो ऐसा मतलब होता है ना, माँ बाप ने बहुत संघर्ष करके जितना था उनके ज़िंदगी की जमा पूंजी हमारी सफलता में लगा दी। तो कविता है माँ के लिए पापा के लिए थी कि है उन्हें डर की शहर का हो के रह जाऊँगा मैं, इस शहर की रोशनी में खो के रह जाऊँगा मैं, भूल जाऊँगा मैं अपने गाँव की पगडंडियाँ, नाव नदियाँ खेत खलिहानों फलों की मंडियाँ, मैं उन्हें साबित करूँगा गाँव यूँ कटता नहीं, मैं उन्हें साबित करूँगा गाँव यूँ कटता नहीं, गाँव से हटता है तन मन गाँव से हटता नहीं, सादगी एक गाँव की और एक शहर की भव्यता, सादगी एक गांव की और एक शहर की भव्यता, इन दोनों तट के बीचों बीच पुल बनना है मुझे, बाप की नज़रों में एक दिन कूल बनना है मुझे, बाप की नज़रों में एक दिन कूल बनना है मुझे। बहुत बढ़िया, ये जो बहुत अच्छा तरीका आपने बोलने का सीख लिया है कविता को, ये आप इंस्पायर सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर जी से हुए या नए पोएट्स में भी आपको लगता है कि हाँ ये लोग जो हैं जो सीधे यहाँ आकर के टच करते हैं मुझे दिल में? मुझे याद है मैं जब 9वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में था, हमारे दोस्त के पास एक चाइनीज़ फ़ोन था जिसमें वो चिप में गाने भरवा के लाते थे वो, और उसके गानों के बीच में ना एक कविता चली थी, कोई दीवाना कहता है कोई शायर। तो पहली बार बोलते कैसे हैं, मैंने कविताएं पढ़ी थी उससे पहले किताबों में, सुनना नहीं था क्योंकि संसाधन की बहुत भारी कमी थी। तो वो जब कुमार विश्वास साहब को सुना पहली बार वहाँ पे, वो मेरा पहला साक्षात्कार था उनके साथ कि ये एक तरीका है। क्या लग रहा है आपको, क्या खुश हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत लंबा सफ़र है, आपको लगता है कि नहीं भगवान ने बाकियों से बेहतर जगह मुझे पहुँचा दिया है, शायद मैं बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है, खुश हैं। ज़िंदगी में खुश दिखने और खुश होने का जो फ़र्क है वो खुश होने वाले खुश में है। और मतलब होता है ना, ज़िंदगी है, संघर्ष नहीं रहेंगे तो कहानी बड़ी कैसे होगी। कहानी में थोड़ा सा, मैं राइटर हूँ, कहानी लिखने वाला, तो मुझे पता है कि मैं पहला 15 मिनट आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करता हूँ, कैरेक्टर एस्टेब्लिश करता हूँ, फिर अगले 2 घंटे में उसके ज़िंदगी में परेशानियाँ भरता हूँ और फिर आखिरी के आधा घंटा में उसको क्लाइमैक्स देता हूँ। तो जब मैं कहानी लिख रहा हूँ तो मैं इतना संघर्ष और क्लाइमैक्स दे रहा हूँ, जब उसने लिखी होगी तो जाहिर सी बात है संघर्ष देगा ताकि क्लाइमैक्स बड़ा होगा। तो जब जिंदगी संघर्ष में हो तो न्यूटन का लॉ है, जितनी खुशी उदासी आ जाएगी उतनी खुशी तो लौटेगी। इसीलिए आप कहते हैं कि खुल चुका अपना सफीना खबर में। ये तो नौकरी से निकाला गया था मैं उसका था कि संघर्षों का, खुल चुका अपना सफीना मैं भंवर में आ चुका हूँ, खुल चुका अपना सफीना मैं जिस ऑफिस में काम करता था उन्होंने निकाल दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कोविड हुआ, उन्होंने वो जगह खाली करी और फिर मैं उसी जगह पे अपना ऑफिस खोला। अच्छा। तो फिर ये उसी थोड़ा सा ना होता है ना, जज्बाती लोग होते हैं शायर तो फिर तभी लगा, खुल चुका अपना सफीना मैं भंवर में आ चुका हूँ, मंजिलो रास्ता निहारो मैं सफ़र में आ चुका हूँ,
खौफ हो उनको कि जिनकी उम्र गुजरी साहिलों पर, खौफ हो उनको कि जिनकी उम्र गुजरी साहिलों पर, मैं लहर का ही जना था, मैं लहर में मैं आ चुका। लहर का ही जना था, मैं लहर में। बहुत खूब। शुभम, क्या अंत में क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे जो आपको लगता है कि आपके अभी तक का लिखा सबसे बेस्ट है? देखिए, दुनिया को अलग अलग तरीके से पसंद आती है, पर शुभम श्याम को क्या पढ़ने के बाद लगा कि यार कई बार होता ना कि यार ये मैंने जैसा सोचा था वो मैंने उकेर दिया पेपर पर? मतलब ऐसे तो ऑलमोस्ट सारी कविताएं बहुत प्यारी होती हैं और हमारे लिए होता है ना, सब अच्छी है। लोगों को जो जब से सबसे ज़्यादा पसंद आता है तो हमें भी वो लगने लगता है कि चलो इसमें तो कुछ हो, मतलब होता है ना, आठ भावनाएं हैं। मैं जब सब वल्नरेबल था, जब सबसे कमज़ोर क्षण पे था, मैंने उस समय कुछ लिखा और बाकी लोगों के कमज़ोर क्षणों पे भी वो काम आ रहा है। तो ऐसे लगता है कि तृप्त हो गया लिखते हो। कि इंस्टाग्राम पे बहुत लंबे लंबे मैसेज आते हैं, पिछले 4-5 सालों से लगातार आए जा रहे हैं। वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग तभी पोस्टेड भी हैं कई जगहों पर, उनके मैसेज आते हैं तो आदर से सर झुक जाता है उनके आगे भी और फिर ईश्वर के आगे कि भी क्या लिखा दिया मेरे से। तो सबसे बेहतर आपने सुन लिया जो मुझे लगता है, कृष्ण वाली वो कविता मुझे सबसे बेहतर लगती है। आंसू मुझे सबसे करीब महसूस होता है। बाकी बहुत सारी भी कविताएं हैं, उसके लिए शो भी है हमारा, उसमें भी लोग आए। तो ये है, बाकी लगातार लिखना, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम दिल से में शुभम श्याम आए आप, और आपने वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की। आप जैसे लोगों को लाने का मकसद भी ये है कि जो युवा लोग हैं, जो क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि अपने कामकाज के चक्कर में वो अपनी इस भावना से समझौता कर लेते हैं, पर आप साबित कर रहे हैं कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ जी सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी उठा सकते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे साहित्य का सृजन भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम आने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। तो ये थे शुभम श्याम। फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।